महादेव लॉ क्लासेज विधि शास्त्र विषय की विशेष कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सबसे पहले विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के जुरिस्ट विधि शास्त्री ऑस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत या विधि का आज्ञात्मक सिद्धांत इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ पर मैं चर्चा करूंगा। ऑस्टिन का परिचय। ऑस्टिन ब्रिटेन के विधि शास्त्री थे। विधि शास्त्र में दिए गए योगदान की वजह से ऑस्टिन को आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑस्टिन ने लंदन विश्वविद्यालय में जो अपने आख्यान दिए, पुस्तक द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड यानी मैंने विधि शास्त्र के क्षेत्र को निश्चित कर लिया है नामक शीर्षक में प्रकाशित हुए। इसी पुस्तक में ऑस्टिन ने विधि को पॉजिटिव सेंस में परिभाषित किया। सुविधा की दृष्टि से ऑस्टिन के सिद्धांत को हम दो भागों में बांटते हैं, विधि की प्रकृति और विधि की परिभाषा। विधि की प्रकृति को भी ऑस्टिन दो भागों में बांट रहा है, जिसे अनुचित रूप से विधि कहा जाता है, फैशन लॉ, क्लब लॉ, रूल ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के नियम। इसी प्रकार से आईएल यानी इंटरनेशनल लॉ को भी यह अनुचित रूप से विधि मानता है। विधि जिसे उचित रूप से यह विधि मानता है, ऑस्टिन कहते हैं कि एक पॉलिटिकल सुपीरियर अपने प्रजाजनों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर जो नियम देता है वही विधि है। इस प्रकार हमने देखा विधि की प्रकृति, जिसे इसने दो भागों में बांटा, विधि जिसे यह अनुचित रूप से विधि कह रहा है और नंबर दो जिसे ये उचित रूप से विधि कह रहा है। फिर ऑस्टिन विधि की परिभाषा देते हैं। ऑस्टिन के अनुसार लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन, अर्थात विधि संप्रभु का समादेश है जिसके पीछे शास्त्रीय नीति है। ऑस्टिन की विधि की परिभाषा का यदि हम विश्लेषण करें तो उसमें तीन तत्व सामने आते हैं, संप्रभु, समादेश और शास्त्री। ऑस्टिन के अनुसार किसी भी लीगल सिस्टम का संप्रभु वो है जिसकी तीन विशेषताएं हैं। नंबर वन, अनलिमिटेड लॉ मेकिंग पावर, विधि बनाने की असीमित शक्ति। नंबर दो, जिसके बगैर काम न चल सके। और नंबर तीन, अखंडनीय है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वह लीगल सिस्टम का संप्रभु है। दूसरे शब्दों में लीगल सिस्टम का संप्रभु कौन है? जिसके पास में कानून बनाने की शक्ति है, जिसके बगैर लीगल सिस्टम का काम नहीं चलता है तथा जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वह संप्रभु है। एक ऐसा संप्रभु जिसकी उपरोक्त जो तीन विशेषताएं हैं, ऐसे संप्रभु की प्रत्येक इच्छा की अभिव्यक्ति का नाम कमांड है, आदेश है। ऐसे आदेश लिखित भी हो सकते हैं, ऐसे आदेश मौखिक भी हो सकते हैं, ऐसे आदेश सामान्य भी हो सकते हैं, ऐसे आदेश विशेष भी हो सकते हैं। एक ऐसा संप्रभु जिसकी तीन विशेषताएं हैं, जिसकी प्रत्येक इच्छा की अभिव्यक्ति का नाम कमांड है, आदेश है, ऐसे संप्रभु के आदेशों की यदि पालना नहीं होती है तो बैक्ड बाय द सैंक्शन, शास्त्री है, एक उत्पीड़क तत्व है। यहाँ पर यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगले प्रश्न के रूप में मैं ऐतिहासिक विचार पद्धति के जुरिस्ट सर हेनरी मैन के विधि की अंतर चेतना का जो सिद्धांत है उसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। सर हेनरी मैन
जर्मनी के विधि शास्त्री थे और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। नेपोलियन के वाटरलू मैदान में हार जाने के पश्चात फ्रांस जो है, फ्रांस के आधिपत्य से जर्मनी जो है स्वतंत्र हो गया। प्रश्न यह था कि जर्मनी के लिए कौन सा विधिक तंत्र अपनाया जाए। कुछ लोगों ने कहा फ्रांस ने अब तक हमारे ऊपर जो शासन किया है, नेपोलियन कोड को यूं का यूं अपना लिया जाए। लेकिन सेविनी ने इस बात का विरोध किया और कहा कि दूसरे देश के विधिक तंत्र को हम अपने यहाँ पर नहीं थोप सकते, क्या किया जाए। तो उन्होंने विधि के क्षेत्र में अपना सिद्धांत दिया, अंतर्चेतना का सिद्धांत, जिसकी व्याख्या उन्होंने अपनी पुस्तक वोकेशन में की है। सुविधा की दृष्टि से इनके सिद्धांत को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। नंबर 1, यह कहते हैं विधि जन सामान्य की अंतर्चेतना से निकलती है। विधि का स्रोत जन सामान्य की अंतर्चेतना है। नंबर 2, जनता की अंतर्चेतना में विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। ऐसी विधि का राष्ट्र के साथ में अनन्य संबंध है। तथा नंबर 4, ऐसी विधि सापेक्षिक है। सापेक्षिक का मतलब देश काल परिस्थितियों के अनुसार विधि में बदलाव होता रहता है। फिर ये कहते हैं विधि का विकास स्वाभाविक क्रमिक जीव के विकास की भांति होना चाहिए। जैसे नवजात शिशु है, आप उसको खींचकर 20 साल का जवान नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने संहिताकरण कर दिया तो जैसे 1 घंटे के नवजात शिशु को आप खींचकर 20 साल का गबरू जवान नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार से अगर आपने संहिताकरण कर दिया तो ऐसी विधि भी समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए विधि का विकास भी जीव के विकास की भांति स्वाभाविक क्रमिक होना चाहिए। फिर ये कहते हैं वकील विधिवेता जन सामान्य की अंतर्चेतना के प्रतिनिधि है। दूसरे शब्दों में जहां कहीं भी अंतर्चेतना में, जनता की अंतर्चेतना में जटिलताएं आएगी, उनको दूर करने का काम वकीलों का है। एक इंस्ट्रूमेंट, माउथ पीस की तरह उनका काम है। फिर बहुत अच्छी बात कही है कि वर्तमान का संबंध विधि के क्षेत्र में, वर्तमान का संबंध भूत और भविष्य के साथ में अनन्य रूप से जुड़ा है। इस बिंदु पर सेवन ये कहते हैं कि भूतकाल की विधि के परिणाम स्वरूप ही वर्तमान विधि अस्तित्व में है और वर्तमान विधि के परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। अतः वर्तमान विधि का अपने भूत से भविष्य के साथ अनन्य संबंध है जो अलग नहीं किया जा सकता। फिर ये कहते हैं सोशल प्रेशर इज पैरामाउंट सैंक्शन ऑफ लॉ। सामाजिक दबाव विधि की सर्वोपरि शास्ति है। ऑस्टिन तो कहता है कि संप्रभु का आदेश विधि है, जिसकी पालना नहीं होती तो उसके पीछे उत्पीड़क तत्व है, सैंक्शन है, शास्ति है। और ये कह रहा है सेविनी कि सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव के कारण जो है विधि का पालन किया जाता है। तो ये था सेविनी की अंतर्चेतना का सिद्धांत, उसका परिचय और कुछ विचार बिंदुओं के अंतर्गत हमने अंतर्चेतना के सिद्धांत को पढ़ा। नंबर 1, विधि जन सामान्य की अंतर्चेतना की अभिव्यक्ति है। विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। विधि और राष्ट्र में अनन्य संबंध है। विधि की सापेक्षता पर बल। विधि का विकास स्वाभाविक व क्रमिक होना चाहिए। विधिवेता जन सामान्य की अंतर्चेतना के प्रतिनिधि है। विधि के क्षेत्र में वर्तमान का संबंध भूत तथा भविष्य के साथ अनन्य रूप से जुड़ा है। सामाजिक दबाव विधि की सर्वोपरि शास्ति है। इसी ऐतिहासिक विचार पद्धति का एक और ज्यूरिस्ट आपके सिलेबस में है, सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ब्रिटेन के विधिवेता थे तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इन्होंने
सन 1863 से लेकर 69 तक भारत की गवर्नर जनरल एवं परिषद की सदस्यता प्राप्त की। गवर्नर जनरल एवं परिषद की सदस्यता प्राप्त की तथा सन 1869 से लेकर 77 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये लॉ के प्रोफेसर रहे। जिस समय ये भारत में रहे तो इस दौरान उन्होंने हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, इंग्लिश लॉ, ब्रिटेन के ये रहने वाले थे का आदि आदि विषयों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें एंशिएंट लॉ इनकी प्रमुख है। सुविधा की दृष्टि से सर हेनरी मैन के विचार पद्धति को हम दो भागों में बांटते हैं। विधि का विकास कैसे हुआ और दूसरा जो है प्रगतिशील समाज की गति हैसियत से संविदा की ओर रही है। ये इनकी विचार पद्धति में को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, विधि के बारे में निष्कर्ष या विधि का विकास कैसे हुआ। चूंकि सर हेनरी मैन ब्रिटेन के विधि शास्त्री थे और भारत में जब यह गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद के सदस्य रहे तो उन्होंने ब्रिटेन का कानून और यहाँ के कानून का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इन्होंने समाज को दो भागों में बांट दिया। एक प्रगतिशील समाज और दूसरा स्थिर समाज। स्थिर समाज यानी स्टैटिक सोसाइटी और दूसरा प्रगतिशील समाज यानी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। सर हेनरी मैन कहते हैं विधि के बारे में इनके निष्कर्ष कि सर हेनरी मैन कहते हैं कि 4 चरणों तक ये दोनों समाज जो है साथ साथ चले। ये 4 चरण कौन कौन से हैं कि व्यक्तिगत निर्णय द्वारा विधि का निर्माण, कि जब पहले राज्य नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, बड़े बड़े संयुक्त परिवार हुआ करते थे या कबीले हुआ करते थे। जब कबीले या संयुक्त परिवार में कोई समस्या आती तो ये परिवार का कर्ता या कबीले का मुखिया कोई निर्णय देता था। ऐसा माना जाता था कि परिवार का कर्ता अथवा कबीले का मुखिया जो है देवीय प्रेरणा से निर्णय दे रहा है। ऐसे निर्णय कालांतर में निश्चित होने के कारण, उपयोगी होने के कारण प्रथाओं में कन्वर्ट हो गए, बदल गए। तीसरा चरण, प्रथाओं पर पुरोहित वर्ग ने अपना वर्चस्व कर लिया और नंबर 4 संहिताकरण का युग आया। निम्न 4 चरणों तक दोनों समाज साथ साथ चले। सर हेनरी मैन कहते हैं कि इन 4 चरणों के बाद में स्थिर समाज तो रुक गया, विकासशील यानी प्रोग्रेसिव सोसाइटी आज भी निम्न 3 चरणों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं कि बाय फिक्शन का मतलब है परिकल्पनाएं। इसी प्रकार से नंबर 2 बाय लेजिस्लेशन और तीसरा बाय इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियसनेस। परिकल्पना के जरिए, विधायन के जरिए और समता, न्याय, सद्विवेक के सूत्र के जरिए आज भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी आगे बढ़ रही है। तो यदि आपसे पूछे, केवल इतना ही पूछे कि विधि के बारे में निष्कर्ष या सर हेनरी मैन के अनुसार विधि का विकास कैसे हुआ, तो आपको यही कहना है कि 2 भागों में समाज को बांटा, 4 चरणों तक साथ साथ चले। व्यक्तिगत निर्णय द्वारा विधि का विकास, प्रथाओं में कन्वर्ट हो गए, पुरोहित वर्ग का वर्चस्व और संहिताकरण। स्थिर समाज यहाँ रुक गया, प्रगतिशील समाज आगे बढ़ रहा है। परिकल्पनाओं के जरिए, विधायन के जरिए, समता, न्याय, सद्विवेक के जरिए आज भी आगे बढ़ रहा है। तो ये था सर हेनरी मैन की थ्योरी का एक पार्ट। जितना पूछे उतना ही लिखना है। दूसरा, प्रगतिशील समाज, विकासशील समाज की गति हैसियत से संविदा की ओर रही है। मोमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हाइदर टू बीन स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। सर हेनरी मैन कहते हैं
क्योंकि विकासशील समाज आज भी आगे बढ़ रहा है। विकासशील समाज की गति हैसियत से संविदा की ओर रही है। तो पहले हमें इस प्रश्न में यह समझाना होगा कि हैसियत क्या है। व्यक्ति की परिवार में हैसियत, व्यक्ति की समाज में हैसियत। सर हेनरी मैन ये कहते हैं कि पहले अधिकार और कर्तव्य स्टेटस हैसियत के अनुसार मिलते थे, चाहे परिवार हो या समाज। परिवार का मुखिया है, घर में अधिकार कर्तव्य अलग थे। महिला है, आश्रित व्यक्ति है और मुखिया है, इनके अधिकार कर्तव्यों में भिन्नता थी। इसी प्रकार से समाज में अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण जाति के आधार पर होता था। ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, आदि आदि, यानी जाति के आधार पर जो है अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण होता था। सर हेनरी मैन कहते हैं कि प्रगतिशील समाज की गति हैसियत से संविदा की ओर हो गई है। पहले हैसियत क्या थी, परिवार हो या समाज। परिवार में आश्रित या मुखिया के अधिकार कर्तव्यों में भिन्नता थी, उसके अधिकार कर्तव्य अलग अलग थे। ठीक उसी प्रकार से समाज में भी अधिकार कर्तव्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार मिलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि आदि जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज में अधिकार कर्तव्य मिलता था। सर हेनरी मैन कहते हैं अब समाज की गति स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की ओर चली गई है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हैसियत से संविदा की ओर चली गई है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कारण है कि समाज की गति हैसियत से संविदा की ओर चली गई है? हम इसमें कहेंगे नंबर 1 बेंथम का प्रभाव, कांट की लेसेस फेरी के सिद्धांत का प्रभाव, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, संयुक्त परिवार प्रथा का अंत, गुलामों की स्वतंत्रता, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, पति पत्नी का अलग अस्तित्व, शिक्षा सबके लिए सुलभ हो चुकी थी, वोट देने का अधिकार सबको मिल गया, धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई, औद्योगिकीकरण आदि आदि, ये वो तत्व हैं जिससे समाज की गति हैसियत से संविदा की ओर आ गई है। अब आप यहाँ पर 2 लाइनों में एक निष्कर्ष और लिख देना, क्योंकि हेनरी मैन कहता है समाज की गति हैसियत से संविदा की ओर है। आपने हैसियत बताई, परिवार में, समाज में हैसियत के अनुसार, जाति के अनुसार अधिकार कर्तव्य मिलते। अब वो स्थिति बदल गई। कारण आपने क्या बताए? फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, कांट की लेसेस फेरी का प्रभाव, बेंथम का प्रभाव, संयुक्त परिवार प्रथा का अंत, गुलामी प्रथा का अंत, बेगारी प्रथा का अंत, पति पत्नी का अलग अस्तित्व, वोट देने का अधिकार आदि आदि की वो बातें थी जिससे समाज की गति हैसियत से संविदा की ओर आ गई है। आपको वापस आलोचना करके बचाव करना है कि आलोचक ये कहते हैं कि सर हेनरी मैन तो ये कहते हैं कि हैसियत से संविदा की ओर है, आलोचक कहते हैं वापस गाड़ी रिवर्स गियर में वापस संविदा से हैसियत की ओर आ गई है। तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, वास्तव में हेनरी मैन तो ये कहते हैं कि हैसियत से संविदा की ओर है। आलोचकों की बात भी सही है, वापस संविदा से हैसियत की ओर आ गई है। लेकिन अब पुराने वाली हैसियत नहीं है, न्यू स्टेटस आ गई है, नई हैसियत आ गई है। लेकिन इसके लिए हम सर हेनरी मैन को दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उसने अगले ने अपने कोटेशन में कहा है कि प्रगतिशील समाज की गति हैसियत से संविदा की ओर है। अब तक हाइदर टू शब्द का प्रयोग किया है, अतः जो समकालीन परिस्थितियां वो देख रहा है वो उसकी बात कर रहा है। उसके बाद में आगे क्या होता है, इसके लिए सर हेनरी मैन जिम्मेवार नहीं है। प्रश्न आपका यहाँ पर खत्म हो गया। चौथे प्रश्न के रूप में मैं सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट लियोन डिग्वी थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, सामाजिक समेकता का जो सिद्धांत है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इसका परिचय आपको 2 लाइनों में दे देना है कि डिग्वी फ्रांस के विधिवेता थे और फ्रांस के बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में ये संविधान के अध्यापन का काम करते थे। इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक एकता का सिद्धांत है।
इस सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला बिंदु आपको देना है सामाजिक एकता और परस्पर निर्भरता। एकदम सरल शब्दों में आपको देना है सामाजिक एकता और परस्पर निर्भरता। डिग्बी कहते हैं अपने इस सामाजिक समेकता एकता के सिद्धांत में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अनेक मामलों में हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इस स्पेशलाइजेशन के दौर में, विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन के दौर में हम दूसरों पर और अधिक निर्भर हो गए हैं। आंख का डॉक्टर हड्डी वाले डॉक्टर पर डिपेंड है, हड्डी वाला आंख पे डिपेंड है, और समाज का काम बंटा हुआ है। साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति तो हम एक दूसरे से ले देकर कर लेंगे, लेकिन विशेष आवश्यकताओं की जो पूर्ति है हमें उसके लिए दूसरे की सेवाएं लेनी पड़ेगी। और समाज का काम बंटा हुआ है। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, वकील अपने काम कर रहा है, किसान अपना काम कर रहा है, तो समाज का काम बंटा हुआ है। तो सर हेनरी मैन ये कहते हैं कि समाज में बैलेंस बना रहे, समाज में संतुलन बना रहे। समाज में अगर एक वर्ग ने भी अपना काम करना बंद कर दिया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है एकता, सामाजिक एकता, क्योंकि हम एक दूसरे पर तो परस्पर निर्भर हैं। वकील को अन्न के लिए किसान पर निर्भर रहना पड़ेगा, किसान को पढ़ाई के लिए शिक्षक पर निर्भर रहना पड़ेगा। हड्डी के डॉक्टर की आंख खराब होगी तो उसकी सेवाएं अलग होगी, आंख वाले की हड्डी टूट गई तो उसको अलग सेवाएं लेनी पड़ेगी। तो समाज में सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये काम तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब सभी में आपस में सामंजस्य, तालमेल, एकता बनी रहे। इसलिए इस परस्पर निर्भरता के दौर में समाज में एकता होनी जरूरी है। अगला स्पष्ट कह रहा है कि प्रत्येक मानवीय कार्य की एक ही कसौटी है, सामाजिक एकता को आगे बढ़ाए। चाहे राज्य है, चाहे कोई व्यक्ति है, या राज्य का कोई संगठन है, सभी का एक ही काम है कि सामाजिक एकता को आगे बढ़ाए। यदि राज्य या उसकी कोई संस्था या व्यक्ति सामाजिक एकता में बाधक है तो डिग्बी ये कहते हैं उसे समाप्त कर दो। चाहे राज्य है, चाहे उसकी संस्था या व्यक्ति है, उसे समाप्त कर दो, चाहे खूनी क्रांति ही क्यों न करनी पड़े। फिर ये दूसरे बिंदु में कहता अपने थ्योरी के, विधि सामाजिक तथ्यों और बदलते हुए जीवन मूल्यों का उत्पाद है। विधि सामाजिक तथ्यों और बदलते हुए जीवन मूल्यों का उत्पाद है। जैसे जैसे समाज में तथ्य या मूल्य बदलेंगे, विधि में भी परिवर्तन होता रहेगा। फिर ये कहता है राज्य की संप्रभुता भ्रम है, राज्य संप्रभु नहीं है। संप्रभुता रूपी लाठी हमने उसको सौंपी है, वो संप्रभु नहीं है, वो तो जनता का सेवक है। वह अगला बिंदु, वह विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। फिर ये कह रहा है उसकी जरूरत क्या है। फिर ये कहता है लोक विधि और निजी विधि में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का एक ही काम है, सामाजिक एकता को आगे बढ़ाना। फिर ये कहता है अपने सिद्धांत में विधि और नैतिकता में भेद है। विधि तो ये कहता है विधि सामाजिक, विधि जो है वह सामाजिक तथ्यों और बदलते हुए जीवन मूल्यों का उत्पाद है, जबकि नैतिकता का संबंध मनुष्य के अंतःकरण से है। अतः विधि और नैतिकता में भेद है। इसी प्रकार से वो ये कहता है अधिकारों के कंसेप्ट से इनकार कर रहा है कि समाज में अधिकारों की मांग करने वाला समाज विरोधी है, एंटी सोशल है, सामाजिक एकता में बाधक है। अतः जो भी व्यक्ति अधिकारों की मांग करता है उसको मार दो, खूनी क्रांति ही क्यों न करनी पड़े, समाप्त कर दो। हाँ, अधिकार एक ही दिए जा सकते हैं अगर अधिकार सामाजिक एकता को आगे बढ़ाने के लिए मांग की जा रही है तो दिए जा सकते हैं, अन्यथा अधिकारों के कंसेप्ट से डिग्बी इनकार करता है। फिर ये कहता है विधि की व्याख्या सामाजिक न्याय के रूप में की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सामाजिक एकता को
बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार हमने देखा डिग्वी का सामाजिक एकता का सिद्धांत। नंबर 1 सामाजिक एकता और परस्पर निर्भरता। नंबर 2 ये कहता है, विधि की परिभाषा दे रहा है, विधि सामाजिक तथ्यों और बदलते हुए जीवन मूल्यों का उत्पाद है। फिर ये कहता है राज्य की संप्रभुता एक भ्रम है। नंबर 4 राज्य कोई विशेष अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। नंबर 5 राज्य कोई जरूरी यानी अपरिहार्य मानवीय संगठन नहीं है। नंबर 6 लोक विधि और निजी विधि में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का एक ही काम है, सामाजिक एकता को आगे बढ़ाना, सामाजिक एकता को आगे बढ़ाना। फिर ये कहता है विधि और नैतिकता में भेद है। नंबर 7 विधि सामाजिक तथ्यों और जीवन मूल्यों का उत्पाद है। लॉ इन एन प्रोडक्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड चेंजिंग ह्यूमन वैल्यूज। विधि सामाजिक तथ्यों और बदलते हुए जीवन मूल्यों का उत्पाद है, जबकि नैतिकता का संबंध मनुष्य के अंतःकरण से है। नंबर 8 डिग्वी अधिकारों के कंसेप्ट से इनकार कर रहा है। और नंबर 9 विधि की व्याख्या सामाजिक न्याय के रूप में की जानी चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। आगे चलकर डिग्वी के इस विचार ने कौन सा, कि विधि की व्याख्या सामाजिक न्याय के रूप में की जानी चाहिए, अनेक लोकतांत्रिक देशों को प्रभावित किया। और न्याय शब्द में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समाविष्ट किए गए, जैसे भारत का संविधान। तो ये था डिग्वी का सामाजिक एकता का सिद्धांत। और मैं एक और प्रश्न पर यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा, डीन रॉस्को पाउंड, जिनके सिद्धांत का नाम है थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। डीन रॉस्को पाउंड अमेरिका में हार्वर्ड लॉ स्कूल से संबंधित थे। इन्हें आधुनिक अमेरिकन समाजशास्त्रीय विचार पद्धति का जनक माना जाता है। इन्होंने विधि के साथ साथ विधि के क्रियात्मक पहलू, यानी विधि काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, काम कर रही है तो कैसे कर रही है, आदि आदि क्रियात्मक पहलू पर बल दिया। अतः इनकी विचार पद्धति को हम क्रियात्मक विचार पद्धति, फंक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। ध्यान से समझना, डीन रॉस्को पाउंड ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसे सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत भी कहते हैं। अपने इस सिद्धांत को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। नंबर 1 विधि एक सामाजिक उपकरण है तथा इसका मुख्य कार्य सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। विधि क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिसका मुख्य कार्य सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। रॉस्को पाउंड ये कहते हैं, एक सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, फूड समाज की बात नहीं कर रहे हैं। एक सभ्य समाज में विधि समाज में संतुलन, सामंजस्य बनाए रखते हुए सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का सर्वोपरि माध्यम है। कैसे? कि जिस प्रकार एक इंजीनियर योजनाबद्ध तरीके से कच्चे माल की सहायता से सामंजस्य और संतुलन बनाए रखते हुए, सामंजस्य और संतुलन बनाए रखते हुए भवन का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से विधि शास्त्री भी क्या है? समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से, यहाँ पर कच्चा माल विभिन्न प्रकार के इंटरेस्ट है के माध्यम से सामाजिक ढांचे को संतुलन और सामंजस्य बनाए रखते हुए सामाजिक ढांचे को तैयार करना है। कि जैसे इंजीनियर भवन का निर्माण करता है ना योजनाबद्ध तरीके से, वैसे ही यहाँ पर इंजीनियर कौन है? विधि से जुड़े हुए व्यक्ति विधि शास्त्री है। लॉ जो है इंस्ट्रूमेंट है, कारीगर की करनी है, और कच्चा माल
इंटरेस्ट है, हित है। सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करते समय हमें संतुलन बनाए रखना है, हमें सामंजस्य बनाए रखते हुए सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। पुराने मूल्य समाज में और नए मूल्यों के बीच में सामंजस्य बिठाना है, संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर ये कहते हैं नंबर 2, विभिन्न हित जो है विधि की विषय वस्तु है। आपको इतना ही लेना है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ। विभिन्न हित जो है, हित अब कैसे बनते हैं ये सब बातें छोड़िए। विभिन्न हित जो है विधि की विषय वस्तु है। फिर ये कच्चा माल यानी विभिन्न हित विधि की विषय वस्तु है। अभी इस विषय वस्तु कच्चे माल का ये वर्गीकरण कर रहा है, जैसे ईंट, पत्थर, चूना, गारा, कंक्रीट, ग्रीट। ठीक उसी प्रकार से ये कहता है विभिन्न हित जो है रॉ मटेरियल, विभिन्न प्रकार के हित हैं जो 3 प्रकार के हैं। नंबर 3, विभिन्न हितों का वर्गीकरण, व्यक्तिगत हित, नंबर 2 सामाजिक हित और नंबर 3 राज्य के हित। व्यक्तिगत हित 3 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत हित 3 प्रकार के हैं, सामाजिक हित 6 प्रकार के हैं और राज्य के हित जो है 2 प्रकार के हैं। फिर ये कहता है हित सापेक्षिक है। जैसे जैसे समाज में नए मूल्य उभरेंगे, नए नए हित आएंगे, उनके समाधान की मांग होगी। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा, हितों में भी परिवर्तन होने से समाज में भी विधि में भी परिवर्तन आ जाएगा। कुछ जरूरी नहीं है कि 2001 के नियम 2024 जो है उसमें लागू हो। अतः हित सापेक्षिक है। सापेक्षिक का मतलब रिलेटिविटी ऑफ लॉ। हितों में देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। फिर ये कहता है हितों के मूल्यांकन का कार्य विधि से संबंधित व्यक्तियों का है। चाहे विधि का शिक्षक है, चाहे न्यायाधीश है, चाहे विधि निर्माता है, चाहे विधि वेता है, चाहे वकील है, चाहे विधि का विद्यार्थी है। हितों का मूल्यांकन कौन करेगा? विधि से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति करेगा। अगला बिंदु है कैसे करेंगे कार्य करने की तकनीक। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जजों को महत्व, नए नए रिसर्च वर्क आदि आदि। कैसे कि समाज की ज्वलंत समस्याओं का अध्ययन कीजिए ताकि आने वाले समय में वह समस्या न रहे। यानी समाज की ज्वलंत समस्याओं का अध्ययन कीजिए। कैसे कि आज कोई समस्या है, पानी की समस्या है, 3 इंच की जगह 18 इंच की डाल दीजिए। वर्तमान के साथ साथ आने वाले समय में यह बात समस्या नहीं रहेगी, पानी की समस्या नहीं रहेगी। तो समाज की ज्वलंत समस्याओं का अध्ययन कीजिए ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत हो, यानी भविष्य की बात कर रहा है। वर्तमान प्रमाणिक विधियां जो आज के टाइम में काम कर रही है उसका अध्ययन कीजिए। काम कर रही है तो कैसे कर रही है, नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, यानी वर्तमान की भी बात कर रहा है। और वर्तमान के साथ साथ वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं का भी अध्ययन करो ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो, यानी प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की बात कर रहा है। फिर ये कह रहा है बर्निंग प्रॉब्लम्स, समाज की ज्वलंत समस्याओं के बाद में ये कहता है कि विधि के इतिहास का विश्लेषण कीजिए ताकि वर्तमान में हम पिछली गलतियों को न दोहरा सके। यानी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यानी वर्तमान का अध्ययन, भविष्य प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की भी बात कर रहा है और पास्ट की भी बात कर रहा है। तथा न्यायिक निर्णयों का भी अवलोकन कीजिए, यानी जजों को महत्व दे रहा है तथा विधि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग ताकि बाद में उन पर विधि बन सके। लोक अदालत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तथा विधि के क्षेत्र में सर्वेक्षण, रिसर्च आदि PhD वर्क करवाइए
ताकि विधि जो है और अधिक व्यावहारिक हो। तो आपने देखा सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत जो है ध्यान से समझना, इसमें आपने पढ़ा विधि एक सामाजिक उपकरण है तथा इसका मुख्य कार्य सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। एक रीडिंग लगाकर आप अपने हिसाब से इसको लिख देना। विभिन्न हित विधि की विषय वस्तु है, कच्चा माल है। फिर हितों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। हित जो है 3 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत हित 3 है, सामाजिक हित 6 है, राज्य के हित 2 हैं। फिर ये कहता है हित सापेक्षिक है, बदलते रहते हैं। हितों के मूल्यांकन का कार्य विधि से जुड़े हुए हर व्यक्ति का है। कैसे करेंगे कि वर्तमान प्रमाणिक विधियों का अध्ययन यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है। समाज की समकालीन ज्वलंत समस्याओं का अध्ययन यानी विधि कैसी होनी चाहिए ताकि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की बात कर रहा है। विधि के इतिहास का विश्लेषण ताकि पुरानी गलतियों से शिक्षा ली जा सके। जजों को महत्व दे रहा है। नए नए प्रयोग, लोक अदालत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और विधि के क्षेत्र में रिसर्च वर्क आदि की ये बात कर रहा है। तो ये था सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। यहाँ पर आपको आलोचनात्मक परीक्षण पूछा जा सकता है। तो जैसे इसमें आया है आलोचना और उसकी बचाव कि सामाजिक अभियांत्रिकी शब्द उचित नहीं है। हम कहेंगे साहब विधि की गति शक्ति प्रभाव को बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। दूसरी आलोचना, विधि के विकास संबंधी तत्वों की अवहेलना की है। आलोचक कहते हैं, हम इसका जवाब दे देंगे कि हितों के मूल्यांकन की जो तकनीक बताई है इसमें अगला स्पष्ट कह रहा है विधि के इतिहास का विश्लेषण कीजिए ताकि पुरानी गलतियों से शिक्षा ली जा सके। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ कहते हैं उपयुक्तवाद का खतरा, हितों का मूल्यांकन करते समय अधिक से अधिक हितों का बलिदान कर दिया तो, जबकि रॉस्कोपॉन्ड कह रहा है कम से कम हितों का बलिदान करना है और अधिकतम सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। आलोचक कहते हैं कम से कम के नाम पर अधिक से अधिक का कर दिया तो हम कहेंगे इसके लिए रॉस्कोपॉन्ड जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि अगला अपने सिद्धांत में पहली लाइन ही ये कह रहा है कि एक सभ्य समाज की वो कल्पना कर रहा है, फोर्ड समाज की कल्पना नहीं की जा रही है। आदि आदि इसका बचाव करना है। तो आज हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऑस्टिन का आज्ञात्मक सिद्धांत इंपरेटिव थ्योरी संप्रभुता के सिद्धांत पर हमने चर्चा की। दूसरा सेवेनी की वॉकजिस्ट एल और के साइलेंट है अंतर चेतना का सिद्धांत। तीसरा हमने हेनरी मैन के सिद्धांत को हमने दो शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ा। विधि के बारे में निष्कर्ष और नंबर 2 प्रगतिशील समाज की गति हैसियत से संविदा की ओर रही है। चौथा प्रश्न हमने डिग्बी का थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी सामाजिक एकता के सिद्धांत पर हमने चर्चा की। और 5वां डीन रॉस्कोपॉन्ड का सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत पर चर्चा की। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से सुनकर संबंधित मैटर से आप पढ़ेंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से जो है सफलता आपके हाथ में ही है। इसी शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।